Hello friends, welcome to Paralegal Study. So in this lecture we will analyze our 8th unit, that is Information and Technology, or we can say Information and Communication Technology, ICT, and the governance. Friends, first of all, जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स बाय किए थे तो उनके जो भी मैसेजेस मुझे मिले तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और आप खूब सारी मेहनत करें और अपने जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफ़िल करें। तो देखते हैं ये जो यूनिट है क्या कहती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि आईसीटी हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द प्रेजेंट टाइम एंड इट प्रमोट द गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी and ensuring accountability, and most important is that its help in the decision making and the public participation, and the delivery of public goods and service became very easy in the current time, or we can say after the ICT revolution। है ना, मतलब सिंपल सी चीज़ देखें कि आईसीटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का आज के दिन। आपने चाहे देखा होगा, आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो गवर्नमेंट के लिए, कोई फॉर्म भरते हो आप, कोई यूनिवर्सिटी का फॉर्म, जॉब के लिए फॉर्म, तो कितनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, कितनी इजीली चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जो है उसके तहत आप सरकार की जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन, वो गेन कर सकते हो। तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे भी दिखाई देती है। इसके अलावा आपको पीपल्स पार्टिसिपेशन मूवमेंट, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो, ये सब भी आपको दिखाई देता है जब कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं, चाहे जैसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस या वुमेन के अगेंस्ट कुछ क्राइम होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे पब्लिक एंड सर्विसेज, आज घर बैठे आप इजीली डिलीवरी करके, ऑनलाइन डिलीवर करके आप अपना सामान मंगाते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द रिवोल्यूशनरी स्टेप इन आवर लाइफ एंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो हेयर इट ऑल्सो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जब कभी भी आए आपकी बुकों में, तो इट मीन्स द मीनिंग, और वी कैन से द अदर मीनिंग ऑफ द ICT or information and communication technology. So other definition of ICT is that ICT is use of technology in information processing and the communication, and now we can easily get information from all over the world just by a single click in our computer or in our mobile phone. And now the developing world cannot remain isolated, means the entire world is just like a global village, and various new terminology also arise after the ICT revolutions like e-governance and the e-citizenship. So all these applications of the ICT ensure good governance, and its aim to get better decision making, transparency, accountability, and things which became easy for the citizens. तो एक दूसरा मतलब है ये कि इसमें क्या होता है कि आईसीटी जो है, इसमें प्रोसेस और कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक नई रिवोल्यूशनर जो चीज़ें हुई है वो क्या है कि बहुत सारे एक क्लिक के ऊपर आप पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ई-गवर्नेंस, ई-सिटीजन, ई-गवर्नमेंट जैसे कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आए हैं, है ना, और इन सब चीज़ों के कारण डिसीजन मेकिंग, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड द डिलीवरी जो है वो बहुत ईजी हो गई है। तो ये अदर एक मीनिंग था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, so means in this topic we will analysis that how the information and technology, communication technology means ICT, expand over the period of time. So friends, with the invention of the world wide web, WWW,
in the 1989 by the British scientist Tim Berners-Lee. We can say the internet became very easily accessible for the common people as well. And if we conclude and if we divided the various stages and the various phase of the ICT, then we divided into 5 stages of ICT. The first stage is development and modernization state modernization. डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन जो फेज़ है उसमें क्या है, हम सिंपल सी बात करें कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड सीम्स टू बी अपीयर्ड एंड द ICT कंसिस्ट विद 5 कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन मीन्स प्रेंस क्या हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जब क्योंकि देश भी आज़ाद हो रहे थे, डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज जो हैं वो हो रही थी, मीन्स काफ़ी कंट्री आज़ाद हो रही थी, उनमें इंडिया भी एक है। तो डेवलप कंट्रियों में हमें सबसे पहले 5 कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन दिखते हैं जिसमें प्रिंट, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न एंड सैटेलाइट, इन सब के थ्रू एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशनल, इन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होती थी। एंड टेलीग्राफ एंड टेलीफोन was not common during that time, but especially the case of the government, these things also used by the various countries. तो टेलीफोन और टेलीग्राफ भी यूज़ किया जाता था गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें कि वी कैन से द स्टैनफर्ड्स, अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें कि पब्लिश्ड बाय द स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड द यूनेस्को, तो उन्होंने ही बोला कि उस टाइम पे हम बात करें द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर रेडियो वॉज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि अभी हम भी देखते हैं अगर हमारी जब आज़ादी हुई है तो उस दौरान रेडियो का और एक न्यूज़पेपर जो प्रिंट मीडिया उसका कितना बड़ा रोल था। सो ये जो है पहला फेज़ है जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल एंड मॉडर्नाइजेशन फेज़। जो इग्नू की बुक है उसमें ऐसे टर्म्स ये जो सिर्फ उसने फेज़ 1 दे के बोल दिया है, बट ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, मीन्स ये प्रॉपर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो द फर्स्ट फेज़ जो है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फेज़। फ्रेंड्स, द सेकंड फेज़ इज़ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डर। इस फेज़ में क्या है, इसमें क्या है मीन्स द न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर which means that the transitions from telegraph and telephone to computer। जो पहले मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद प्रिंट, रेडियो और टेलीफोन, टेलीग्राफ ये सब चीज़ें होती थी बट नॉट फॉर द कॉमन पीपल, और इतनी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। बट द न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डर का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है टेलीग्राफ एंड टेलीफोन से की बजाय कंप्यूटर्स में। तो अब जो देश हैं स्पेशली द इंटर गवर्नमेंटल ब्यूरो फॉर इंफॉर्मेटिक्स IBI को सेटअप जब किया गया 1951 में, तो और 1950 से 1970s के दौरान हम देखें तो कुछ कुछ जगह पे और स्पेशली जो वही ऑफिशियल्स वर्क के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ सैटेलाइट हुए, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स, ये जो चीज़ें हैं हमें वो दिखाई देती हैं। सो दिस इज़ द सेकंड फेज विच इज़ नोन एज द न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। एक तरीके से न्यू वर्ल्ड इमर्ज होके आया इस फेज़ में। द नेक्स्ट फेज इज़ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड रीसबॉर्डिनेशन। सो इस फेज़ का क्या मतलब है? इस फेज़ का मतलब है कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड रीसबॉर्डिनेशन phase introduced when the IMF emerged that target national post telegraph and telephone। मीन्स जो हमारी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, IMF जो संस्था है, उन्होंने ऐसे नेशंस को टारगेट किया जो कि पिछड़े थे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहे थे इस टेक्नोलॉजी के मामले में। तो उन देशों तक क्या क्या चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की गई? टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड द पोस्ट। And the communication market were also liberalized to allow international competition, and also various sales of digital switches and fiber optic networks। तो कहने का मतलब यही है, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब ही है यहाँ पे कि चीज़ों को एडजस्ट किया गया है ना। तो एक साइड जो हमने देखा कि फेज़ फर्स्ट और सेकंड में कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ,
तो कुछ ऐसे भी जो थर्ड स्टेज में आके आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लगा कि बहुत सारे जो स्टेट हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, तो उनको ये डिजिटल स्विचेस, डिजिटल सम मटेरियल्स और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स ये सब प्रोवाइड किए गए, और एक टारगेट बनाया गया कि पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे नेशंस हैं जहाँ जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, तो उनके वहाँ पे पोस्ट टेलीफोन एंड टेलीग्राफ पीटीटी जो स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट स्टेज इज द ग्लोबल आईसीटी इंटीग्रेशंस फेज। दिस फेज केम आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, मीन्स 1991 लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, द प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद एंड द वेरियस अदर organizations like WTO also focused on the sale of the information technology all over the world, and they also reduce the tariff during the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो जैसे एलपीजी जब रिफॉर्म हुई, इंडिया ने जब एलपीजी रिफॉर्म अपनाए 1991 के बाद, सोवियत का जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने ग्रो करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिजनेस हाउसेस बहुत सारे आए, कॉरपोरेट वर्ल्ड्स बहुत देखने को मिले, और एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब ही है कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया और टैरिफ को रिड्यूस किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था, डेवलप नेशन जो थे सिर्फ उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी थी। तो फिर ये बोला गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा और अदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि नहीं, हमें अब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए टैरिफ और जो ये जो बर्डन, एक तरीके से हम टैक्स जो बोलते हैं, ये जो लगता है उस सबको रिमूव किया गया, कम किया गया। और इस तरीके से हम बात करें कि एक एग्रीमेंट हुआ ऑन द बेसिक टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये यूएसए ने इस चीज़ को अपनाया, और इस तरीके से ग्लोबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इन द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द फोर्थ फेज नोन एज ग्लोबल आईसीटी इंटीग्रेशन। Fifth phase is known as the smart and data centric development phase. So what is meant by this? So the basic we can say the cryptocurrencies, the internet of things is IoT, and इसके अलावा हम बात करें कि इंटरनेशनल जो इंटरनेट जो रिवोल्यूशंस 4G 3G ये सब स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उस तरीके से पूरी दुनिया में एक मोबाइल जो उसने बहुत बड़ी क्रांति जो है वो ला के खड़ी की, वी हैव मोर ऑप्शंस, और अभी तो आपको पता है कि 5G तक भी चीज़ें पहुंच गई हैं। सो दिस इज़ द स्मार्ट and also known as the data and mobile centric development phase. So all these phase related to the ICT, information and technology, और इस तरीके से फेज़ में करके अभी यहाँ तक हम करंट टाइम तक पहुँचे हैं। देखो इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि क्यों जो स्टूडेंट्स जैसे जो अक्सर जो बाई करते हैं नोट्स को, तो वो क्यों उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, जो इन्होंने फेज़ भी जो बोल रहे हैं इस बुक में, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, और ना वो समझ आ रहे हैं हमें। तो उसकी बजाय जैसे आप अगर ये नोट्स देखते हैं, ठीक है, जैसे ये मैं नोट्स बनाता हूँ, तो इसमें ईजीली वो फेज़ वाइज मैं पूरा उसको अच्छे से ये डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर रिसर्च करके और इग्नू के मटेरियल को साथ लेके वो नोट्स बनाए जाते हैं। सो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है और इजी भी पड़ता है। मीन्स आप लेक्चर अगर सुन रहे हैं और साथ में अगर आप नोट्स को साथ लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको इग्नू का मटेरियल देखने तक की ज़रूरत नहीं है। और इतना मैं श्योर, मैं अपना मतलब विश्वास ही नहीं, मैं बिल्कुल फर्मली ये चैलेंज करता हूँ कि जैसे जो मार्केट में रद्दी के भाव जो गाइड्स बिकती हैं, ठीक है, वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट होती हैं, और दूसरी चीज़ उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है। लेकिन जो मैं नोट्स बनाता हूँ वो प्रॉपर एक इसी मॉडल को फॉलो करके, मीन्स इग्नू का जो मटेरियल है उसी को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और सबसे मेन चीज़ कि सिर्फ आपको पास नहीं होना है, अगर आपको अच्छे से कल को कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके वहाँ पे भी आने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो डिज़ाइन किए जाते हैं और उसके पीछे बहुत रिसर्च लगती है, ठीक है। तो जो भी मतलब जो और मैसेजेस जो मुझे मिलते हैं मेल पे और व्हाट्सएप पे, वो तो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो सच में उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट खैर हम करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन इंडिया।
So in this particular topic, we will analysis that various steps and various initiatives adopted by the government or India to develop in the information and communication technology. So the first phase, if we analyze it, then the first phase we show in the 1970, when the government of India has established the Department of Electronics. So this is the first phase. It means during the 1970, Indian government has established the Department of Electronics, and later in the 1977, government of India has take first major step towards the implementation of the uh, concept of information and communication technology by establish the National Information Center NIC. तो 1970s में सबसे पहले हमने अलग से एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री बनाई, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो है उसको एस्टेब्लिश किया। बाद में 1987 में जाके हमने नेशनल सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क, जिसको NIC नेट भी बोलते हैं, एंड DIS NIC, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोलते हैं, ये 1987 में सेटअप किया गया ताकि जो इंफॉर्मेशंस है उसको, उसके नेटवर्क्स को पूरे अलग अलग एरिया में पहुंचाया जाए, एंड द ऑल इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड इक्विप्ड विद एडवांस्ड, की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी कहीं से भी जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उन सब चीज़ों को अपना के, और नेशनल सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ICT, इन सब को हमने अडोप्ट किया 1987 में। नेक्स्ट 1990s के दौरान हमने एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ही शिफ्ट किया। उसमें क्या था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है, मीन्स LPG रिफॉर्म के बाद वी स्टार्टेड अडोप्शन इन द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, और फिर धीरे धीरे बाद में 2006 में हमने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसको NEGP भी बोलते हैं, वो अडोप्ट किया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, और वहाँ से एक स्टार्ट हुई है हमारे रिवोल्यूशन की और बेहतर तरीके से। इन 2012 वी अडोप्ट द नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका फोकस ही था कि अब हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ह्यूमन डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज हैं, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रिसर्च, सिक्योरिटी इन द साइबर एंड द ई डिलीवरी, ई गवर्नेंस, ये सारी जो चीज़ें हुई नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 2012 में जो इम्प्लीमेंट की गई थी, कि बिल्कुल हर लेवल पे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे फाइनेंशियली रिलेटेड जो इंक्लूजन्स हो, चाहे रिसर्च हो, हर जगह पे हम जो इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे। ये था नेशनल पॉलिसी 2012 का प्लान। फिर बाद में रिसेंट में अगर हम कुछ डेवलपमेंट देखें तो उसमें सबसे बड़ा आता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जो जब ये करंट गवर्नमेंट, जो BJP गवर्नमेंट आई 2014 में, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम DIP प्रोग्राम की स्टार्ट होती है, और उसका जो फोकस था वो किस चीज़ों पे था, उसका फोकस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, मींस जो ये नेटवर्क, केबल नेटवर्क्स होती हैं, फाइबर नेटवर्क, इसको फैलाया गया, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अडोप्ट किया गया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके इस सर्विसेज को इजी किया, और लोगों को और वेरियस स्टेक होल्डर्स को एम्पावर भी किया। तो ये रिसेंट स्टेप जो हमें दिखते हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, अगर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स में एक आध पॉइंट और ऐड करने हो तो वी कैन से दैट हाई स्पीड इंटरनेट का एम रखा गया, इजीली एक्सेस टू द कॉमन सेंटर्स एंड द डिमांड सेंटर्स अराउंड द इंटीग्रेशन अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, पे ऑनलाइन, जैसे आपने देखा होगा कि अब इजीली हम पे कर सकते हैं ऑनलाइन, डिजी लॉकर जहाँ पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसको रख सकते हो, है ना। तो मीन्स द डिजिटल एम्पावर्ड टू सिटीजन सेंटर ऑफ द यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, ये सारी जो स्टेप है, मतलब डिजी लॉकर, पे ऑनलाइन एंड द अदर जो साइबर स्पेस से रिलेटेड अदर और सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए, ये सारे के सारे जो स्टेप है, रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाए गए द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स जो 2014 में अडोप्ट किया गया था। नेक्स्ट रिसेंट उसमें देखें तो स्मार्ट सिटीज़, जिसके तहत ये 2015 में कॉन्सेप्ट आया था, एंड इट मीन्स दैट डेवलपिंग 100 cities अक्रॉस द कंट्री,
जो कि मोर सिटीज़न फ्रेंडली सस्टेनेबल होंगी। इसके अलावा वहाँ पे वाईफाई, स्मार्ट वाटर क्वालिटी मतलब मीटरिंग वाटर क्वालिटी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर सर्विलियंस मतलब आपके कैमरा होंगे, ठीक है, वोटर जी मतलब हर चीज़ की वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम ईजिली, लाइटनिंग, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड स्मार्ट हेल्थ, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो कहने मतलब जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है 2015 में जो आया था कि 100 सिटी जो डेवलप की गई है वो प्योर वो ई गवर्नेंस को लेके ही बनाई गई है, और उसमें आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा उसमें क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस पे जोर दिया गया है, ठीक है। जैसे एनर्जी भी सेम वहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात की गई हमें सोलर पैनल के द्वारा, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये पूरा स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार ने उठाया है। और रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसको आईओटी भी बोलते हैं, उसको अपनाया गया, जिसके तहत स्पेशली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ये जो टेलीकॉम वाला जो इंडस्ट्री है उनको सेटअप करने की बात की गई। जैसे चिप बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जो हार्डवेयर्स बनाती हैं, जो जो फाइबर केबल्स बनाती हैं, जो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, जो और भी जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंट में 5G की सर्विसेज भी लॉन्च हो गई है। तो ये सारा जो है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी मींस स्पेशली इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, और सेंसर हुआ, इसमें एप्लीकेशंस रिलेटेड डाटा हुआ, और भी डिसीजन मेकिंग में जो सर्वर्स हुए उन सब को मजबूत बनाना। ये प्रॉपर मतलब जो आईओटी है उसने फोकस उसका किस चीज़ पे था, इंडस्ट्रीज़ पे, जो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नेंस। इसका मतलब जैसे हम सिंपल सी बात करें कि जो आईसीटी है, इनेबल्ड गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कैसे हमें जो आईसीटी है वो गवर्नेंस सॉरी तो आईसीटी जो है वो कैसे हमें दिखता है गवर्नेंस के रूप में। तो जैसे देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आईसीटी का है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में आया। उसके तहत वी कैन इजीली एक्सेस द पब्लिक इंफॉर्मेशंस एंड वहाँ पे क्या है कि वो एक तरीके से उसमें हम इजीली जाके और जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जुटा सकते हैं। सो वी कैन सी द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स वेब परजेंस ना। तो फर्स्ट अगर उसमें हम बात करें कि जो वेब परजेंस है मीन्स जो आरटीआई के रूप में जो हम अब सरकार के ऊपर निगरानी कहीं ना कहीं रख सकते हैं, वो एक गवर्नेंस का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो तरीका है वो है कि इंटरेक्टिव परजेंस। आपने देखा होगा कि अभी ज़मीन है आपकी तो उसको भी पूरा इस तरीके से बना वो किया जा रहा है ताकि ज़मीन कल को, पहले क्या होता था डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें होती थी तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, लेकिन अब भूमि पोर्टल बना दिया गया है नेशनल लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इजीली आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास कितनी कितनी कहाँ तक क्या ज़मीन है, और वो पूरा डाटा अच्छे से रखा गया है। धीरे धीरे इसको और भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आप लैंड रजिस्ट्रेशन या टैक्स से रिलेटेड जो पहले आपको प्रॉब्लम आती थी वो आप इजीली अब ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये इंटरेक्टिव प्रेजेंस का मतलब चीज़ों को बेहतर बनाया गया है, इंटरेक्टिव बनाया, ईजी बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम उसमें गवर्नेंस से रिलेटेड एक और फेज़ की बात करें तो एक है ट्रांसैक्शनल प्रेजेंस। इसका मतलब है कि सिटीजन्स जो हैं वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट और एक्सेस के थ्रू। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मैं लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, और तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ये ट्रांसैक्शनल प्रेजेंस है। मीन्स इंटरनेट जो है उसने पूरी एक तरीके से हमारी जो लाइफ है उसको ईजी बना दिया है, ठीक है। तो ये भी गवर्नेंस को ही एम्पावर करने का एक तरीका है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग प्रेजेंस एंड ई पार्टिसिपेशन, जिसके तहत अगर हम बात करें कि अपकमिंग जैसे कहीं पे इवेंट होने हैं, कहीं पे जैसे कोई हमें पार्टिसिपेट करना है, कोई पब्लिक एजेंसीज़ जो हैं वहाँ पे हमें उनके साथ कोलैबोरेशन करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें नेटवर्क प्रेजेंस के कारण ही ये पॉसिबल हुई हैं, ठीक है ना। वेब कम जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जूम मीटिंग हुआ है ना, तो वेब कमेंट फॉर्म्स हुआ, कोई इवेंट से रिलेटेड, सेम पोलिंग मैकेनिज़्म, डिस्कशंस, फोरम, ऑनलाइन कंसल्टेशन, जैसे आप किसी डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्ट चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो नेटवर्क प्रेजेंस एंड ई पार्टिसिपेशन। सो ये कुछ फेज़ थे या ये कुछ एक तरीके थे जिसके तहत हम कह सकते हैं कि आईसीटी जो है वहाँ पे हमें गवर्नेंस और ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। किस किस रूप में, तो ये सब डिफरेंट फेज़ थे, वेब,
presence, interactive presence, and the transactional presence and network presence. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस की चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि भाई चैलेंजेस क्या है हमारे सामने। सबसे पहला तो फ्रेंड्स है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम कहें कि हमारे पास इतनी अभी भी वो इतना हम डेवलप नहीं कर पाए हैं चीज़ों को, जिससे कि हम पूरे ग्रास रूट बिल्कुल गांव और बिल्कुल निचले लेवल तक वहाँ पे वो चीज़ें पहुँचा सकें। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। दूसरा है डिजिटल इलिटरेसी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको इतना समझ नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जैसे अब ऑनलाइन पेमेंट होती है या इस तरीके की चीज़ें तो डरते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो डिजिटल इलिटरेसी को भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो इंग्लिश नहीं जानते, तो अभी सारी चीज़ें हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में नहीं आई हैं, सो लैंग्वेज बैरियर इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम इन ICT। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डाटा, भाई अभी तो हम शहरों में रह रहे हैं, वाईफाई इजीली बाई कर सकते हैं हम, 500-700 का अब 3 महीने का जो रिचार्ज होता है वो करीबन 600-700 रुपये के अराउंड होता है, तो वो हम तो बाई कर लेते हैं चलो, लेकिन जो बिल्कुल गांव देहात में लोग हैं वो इतना नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ डाटा कहीं ना कहीं बहुत हाई है। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा कि ई-पासपोर्ट सेवा है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो स्किल बेस्ड जो चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्किल अभी लोगों के पास नहीं है, तो टेक्नोलॉजी की जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। गांव में अगर ये सेंटर एस्टेब्लिश कर भी दिए जाएं तो वहाँ जो स्किल इतनी आपको नहीं मिलेगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी और स्किल। और नेक्स्ट है अगर हम बात करें कि नॉन इंक्लूजन नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है सिंपल, कि जैसे टेक्नोलॉजी ने चीज़ें ईजी की हैं, ठीक है, लेकिन फॉर डिसेबल्ड एबल जो पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कहीं ना कहीं हमें उनको भी साथ लेके आना होगा। जैसे अभी जो यंग जनरेशन है, यूथ, वो तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गई, लेकिन आज आपने देखा होगा हमारे जो इवन कोर्ट भी ये कई बार बोलते हैं ये चीज़ें कि वहाँ पे पुराने स्कूल्स के लॉयर्स और एंड जजेस हैं, मीन्स ओल्ड स्कूल्स हम उनको बोलते हैं, कि मतलब उस समय टेक्नोलॉजी ये सब जो चीज़ें नहीं थी 90s 60s 70s, तो वहाँ से वो जन्मे लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो नॉन इंक्लूसिव नेचर है, मीन्स उन लोगों को, जैसे जो मैंने कहा सीनियर सिटीजन्स जो लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, उनके बेहतरी के लिए भी काम करना होगा। तो ये कुछ वेरियस चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इलिटरेसी, लैंग्वेज बैरियर, कॉस्ट ऑफ डाटा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड प्रोफिशिएंसी, नॉन इंक्लूसिव नेचर। इसके अलावा पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आप देख सकते हो कि कई जगह पे इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी नहीं मिलती है हमें, स्पेशली जोग्राफिकल जो रीजन है या वेदर के टाइम पे, जैसे कोई मौसम ख़राब हो जाए तो उस दौरान तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, नेटवर्क बिल्कुल चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाई देती हैं, ये वेरियस चैलेंजेस हैं। ये भी फ्रेंड्स जो इसने इग्नू के जो मटेरियल है इसमें बहुत अच्छे से नहीं दे रखे चैलेंजेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ये वो बता रहा हूँ जो मैंने प्रॉपर रिसर्च करके अपने नोट्स में जो डाला है, ठीक है ना, तो ये सब चैलेंजेस हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि इनको कैसे जो है सरकार वो एड्रेस कर रही है, तो सिंपल है, जो इसके ठीक उलट कर दो, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करने की कोशिश करो, ठीक है, डिजिटल स्किल जो प्रोफिशिएंसी है उसको बढ़ाओ, ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा कुछ हम और मेजरमेंट जिसके तहत हम जो ये ICT का जो कॉन्सेप्ट है इसको और बेहतर बना सकते हैं, तो उसमें यही है कि जो एक लोकल लैंग्वेज के साथ, मतलब मैंने कहा इंटीग्रेशन, डिजिटल लिटरेसी, और जो प्राइवेट प्लेयर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी भी हमने लेटेस्ट में देखा, मैंने अपने चैनल पे न्यूज़ एनालिसिस में जो हम करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसमें भी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि हमने प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब हर जगह प्राइवेट सेक्टर को अगर हम लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये है कि उससे चीज़ें और बेहतर होती हैं, हमारे पास विकल्प मिलते हैं, वी हैव ऑप्शंस, हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत हम और बेहतर ICT को बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज नोट्स, तो ये आप इजीली मुझे मेल और मैसेज करके बाई कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मीन्स पर्टिकुलर यूनिट के जो नोट्स होते हैं वो ओनली 10 रुपीज़ में होते हैं। तो
ये सब आप बाई कर सकते हैं। खूब सारी मेहनत करें, एंड इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल देन प्लीज़ contribute anything or any amount to our channel, and thank you so much.